हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज मैं बात करने वाला हूं बैंकिंग रिलेटेड एग्जामिनेशन के बारे में। आप जानते हैं कि 2024-2025 के लिए आपका जो बैंकिंग एग्जाम का सेशन है वो शुरू हो चुका है। लगभग जुलाई के बाद से एग्जाम आपके शुरू हो जाते हैं और उसके अंदर आईबीपीएस का आरआरबी एग्जाम होगा, आईबीपीएस का पीओ आईबीपीएस क्लर्क होगा, आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम होगा, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का एग्जाम होगा। इसके अलावा एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क भी होगा। इसके अलावा भी इंडिविजुअल बैंक्स अपने एग्जाम कंडक्ट करते ही हैं और सारे एग्जाम के अंदर जर्नल अवेयरनेस का सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये जो जीए का सेगमेंट है, जनरल अवेयरनेस का सेगमेंट है, इसके अंदर आप जानते हैं बैंकिंग और फिनांस से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। उन्हीं में से एक टॉपिक लेकर आया हूं आज मैं, जिसको कहते हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी जो हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो ऑल इंडिया लेवल पर काम करते हैं। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हैं। यानी जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं हमारे, उनमें से कुछ हमारे बैंक हो जाते हैं, जैसे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक हम पढ़ते ही हैं, लेकिन बाकी के कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन भी है जो बैंक नहीं है। उनमें से ही एक कैटेगरी को कहा जाता है एआईएफआई के नाम से। अगर मैं बात करूं आपसे कि टोटल एआईएफआई कितने हैं भारत में, तो वो 5 हैं, जिसमें पहला नाबार्ड है, जिसके बारे में आप बार बार सुनते भी हैं और एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरा सिडबी है, तीसरा एक्जिम है, चौथा एनएचबी है और पांचवा एनएबीएफआईडी है। इनकी संख्या भी पूछी जाती है। इनमें से ऑप्शंस देके ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन से एआईएफआई में इंक्लूडेड होंगे और कौन से नहीं होंगे। इस बारे में भी सवाल पूछ लिया जाता है और बाकी डिटेल्स क्या है चलिए मैं आपको प्रोवाइड करता हूं इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे यहां पर मैं बता दूं कि 27 अगस्त से हमारा एक नया बैच लॉन्च हो रहा है, बैंकिंग जीए स्पेशल। आईबीपीएस या एसबीआई आरबीआई आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, इस बैच में आप एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको फुल बैंकिंग और फाइनेंस मिलेगा, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस मिलेगी, फुल लेंथ की मिक्स्ड प्रैक्टिस मिलेगी, फुल करंट अफेयर्स एंड जीके के सवाल मिलेंगे और क्लास में ही करेंगे। और वीओडी कोर्स भी मिलेगा साथ में, लाइव के ही याद रखिएगा। और ये कंप्लीट रहेगा 599 की फीस में। आप 24 अगस्त से ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहली क्लास आप इसमें 27 अगस्त को लाइव देख सकते हैं मेरे साथ। तो चलिए, ये सब कुछ तो रहेगा आपके पास, लेकिन चलिए पहले बात कर लेते हैं सर पहला एआईएफआई यानी कि नाबार्ड के बारे में। आप जानते हैं नाबार्ड का मतलब है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के नाम से, जो कि एक संस्थान है भारत में, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है ये हमारे पास। लेकिन ये एक्चुअली बैंक नाम में जरूर है, पर ये वर्क में बैंक नहीं है। वर्क में एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आता है ये। अगर मैं इसके बारे में बात करूं आपसे, तो देखो याद रखना, पहला सवाल है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई। अगर ये पूछता है तो 12 जुलाई 1982 को याद रखिए नाबार्ड की स्थापना हुई है। अगर दूसरी बात हम ये पूछे कि नाबार्ड कैसी बॉडी है, तो याद रखना कि जब नाबार्ड को बनाया गया है, जब 1982 में नाबार्ड को बनाया गया, तो इसके लिए कानून पास किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हमारी पार्लियामेंट में, संसद में, जिसे हमने नाबार्ड एक्ट 1981 कहा जाता है। यानी नाबार्ड से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है वो सारे के सारे प्रोविजन आपके इसी के अंदर दिए गए, जिसे हमने नाबार्ड एक्ट कहा है। अब क्योंकि नाबार्ड एक रेगुलेटरी बॉडी भी हो जाएगी, एक रेगुलेशन करती है किसका, हमारे देश में कई सारी संस्थाओं का क्रेडिट के बारे में, और साथ में याद रखिएगा ये एक रेगुलेटरी के अलावा ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि जिसका भी एक्ट आता है वो स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाती है। और साथ में ये रेगुलेटरी बॉडी भी है सर, रेगुलेट भी करती है देश में एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज से रिलेटेड फंडिंग को लेकर। तो ये रेगुलेटरी भी और ये एक स्टैट्यूटरी भी है, दोनों बॉडी हैं ये। अगर मैं बात करूं इसका मुख्यालय कहां बनाया गया है, तो ये मुंबई में बनाया गया। इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेंगे वो एक्चुअल में याद रखना, जितने भी हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेंगे इंक्लूडिंग, क्योंकि चेयरमैन होता है, तो यहां जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहते हैं वो 9 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहते हैं, चेयरमैन को मिलाकर याद रखेंगे। और वो चेयरमैन का नाम क्या है इस समय वर्तमान में, केवी शाह जी हैं। केवी शाह जी के नाम से ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। जब इसको बनाया गया तब इसकी प्रारंभिक पूंजी जो थी वो 100 करोड़ रुपए थी, यानी 1982 में 100 करोड़ रुपए की शुरुआत से ये नाबार्ड की स्थापना हुई थी। लेकिन आज के समय में इसकी 100% जो ऑनर है, 100% जो मालिक है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है।
ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस में काम करता है। ये मैं आपको बता रहा हूं, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, उसके अंदर में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस में काम करता है। इसको बनाने के लिए शिव रमन कमेटी ने सिफारिश की। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, जब इसे बनाया गया 1982 में, आप कहेंगे क्या एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, इससे पहले कोई कमेटी नहीं थी? तो बिल्कुल थी, याद रखना, एक संस्था, एक कॉरपोरेशन जिसका नाम था एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ARDC के नाम से था, जिसे 1975 में बनाया था। तो ये याद रखो भाई, हमारे पास ऑलरेडी 1975 में एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन था हमारा, और उसी को याद रखना, उससे पहले भी हमारे पास एक संस्था होती थी। तो इसका मतलब संस्थाएं थी, नाबार्ड नाम की संस्था को बाद में बनाया। अब इसके काम तो देखो बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सर नाबार्ड एक बड़ी संस्था है, लेकिन जो मुख्य काम क्या है वो सर वो है कि ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। इसका काम है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि एग्रीकल्चर को फाइनेंस करता है। इसका काम एक हो सकता है कृषि क्षेत्र का विकास करना, फाइनेंस करना उसको। इसका एक काम ये भी हो सकता है रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना, ये भी इसका एक काम हो सकता है। इसका एक काम हो सकता है रीफाइनेंस करना, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या करता है, रीफाइनेंस करता है, सरकार से इसे पैसा मिलता है और ये पैसे आगे प्रोवाइड करता है, रीफाइनेंस करता है। ये बैंकों का, कोऑपरेटिव बैंकों का ये मैनेज करता है, यानी ये जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं और रीजनल रूरल बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव एंड रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं, RRB बैंक जिन्हें हम कहते हैं, उनका सुपरविजन करने का काम भी इसी को दिया जाता है। तो ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन आप कह सकते हो फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट आप कहोगे। तो इससे पहले क्या था, मैंने कहा एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन था। अच्छा, एक संस्था हमारे पास सिडबी के रूप में आती है। सिडबी में देखो यहां पर याद रखना है कि इसका मतलब है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। अब जो भी उस स्मॉल इंडस्ट्रीज है, लघु उद्योग है भारत के, उनके लिए बनाई गई है संस्था 2 अप्रैल 1990 को। और जब ये 2 अप्रैल 1990 को बनाई गई है, तो इसके लिए एक सिडबी एक्ट 1989 लाया गया है। अब जब भी हमारी पार्लियामेंट किसी तरह का कोई एक्ट पास कर देती है, तो मैंने आपको बताया कि वो कैसी बॉडी बन जाती है सर, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाती है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी है और एक रेगुलेटरी भी है। क्यों? ये भारत के लघु उद्योगों से को रिलेट करती है। स्टैट्यूटरी बॉडी एंड रेगुलेटरी बॉडी, ये दोनों मानी जाएंगी आपके पास, स्टैट्यूटरी भी है और रेगुलेटरी भी है, जिसे आपने सिडबी कहा है। मुख्यालय जो है इसका वो यूनिक है, इंपॉर्टेंट है, लखनऊ के अंदर है, और इसके अध्यक्ष का नाम है वर्तमान में मनोज मित्तल। ये याद रखिएगा, वर्तमान में इसके अध्यक्ष का नाम है मनोज मित्तल। इससे पहले एस रमन हुआ करते थे, लेकिन उनको चेंज करके यहां मनोज मित्तल बने। अंशधारिता की बात करें तो 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नहीं है, और ये चेंज होती है, याद रखना, लगभग अप्रॉक्स में कह रहा हूं यहां पर 20% हिस्सेदारी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, बाकी अलग अलग संस्थानों की है। ये चेंज होती रहती है, इसीलिए मैंने कहा यहां पर आपसे कभी भी पूछेगा तो सिडबी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फुल्ली ऑन्ड सब्सिडरी में नहीं आता है। इसकी वजह आपके पास ये क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अगर इसकी बात करें सर सिडबी क्या करता है, तो इसका काम आपको याद रखना है, जो भी हमारे पास वर्क होगा, स्पेसिफिक तौर पर याद रखना, जो भी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट वर्क होगा, जो भी स्मॉल इंडस्ट्रीज को रीफाइनेंसिंग का वर्क होगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना, उनको फाइनेंस करना, उनको पैसा प्रोवाइड करना, जिन्हें MSME भी कहते हैं, उनको फाइनेंसिंग करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। और उनके लिए डेवलपमेंट फंड बनाना, स्मॉल एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट फंड मैनेज करना, यानी जो भी बात होगी वो स्मॉल इंडस्ट्रीज या एंटरप्राइजेज कह सकते हैं, उनसे रिलेटेड ही होगी। तो नाम से ही क्लियर है, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए काम करना। इसलिए अगर आप देखेंगे तो जो भी योजनाएं हमारे पास आती हैं, लाइक मुद्रा योजना की हम बात करते हैं, माइक्रो यूनिट एंड डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, मुद्रा योजना बड़ी न्यूज में रहती है, हम उसमें भी देखते हैं कि सिडबी का एक इंपॉर्टेंट रोल होगा। अच्छा, इसी प्रकार देखो यहां पर याद रखना, एक हमारे पास है एक्जिम, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसको इस तरह से देखो, लोगो वगैरह मैंने दिखाया इसीलिए। और इसकी स्थापना जो हुई है वो 1 जनवरी
1982 को हुई और इसके लिए भी एग्जिम एक्ट 1981 लाया गया था। तो याद रखना है जिसके लिए भी एक्ट आ जाता है, मैंने पहले ही कहा इसके लिए, क्योंकि एग्जिम एक्ट आया हुआ है 1981 के अंदर, तो हमेशा एक्ट बनाए जाते हैं। और जब भी किसी का एक्ट बन जाता है, कोई चीज पास हो जाती है, तो इससे पहले आप देखेंगे भाई इंपॉर्टेंट संस्थाएं तो होंगी सारी की सारी, लेकिन साथ में याद रखना इसका मुख्यालय, और ये कैसी है, तो इसका भी कानून बना। ये एक स्टैट्यूटरी और ये रेगुलेटरी बॉडी भी है। किसको रेगुलेट करती है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के फिनांस को रेगुलेट करती है। तो ये एक स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी बॉडी है सर, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के फिनांस को करने वाली। मुख्यालय इसका मुंबई में है। इसके जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में हैं वो हर्ष बंगारी हैं, इसके एमडी हैं, या सीएमडी कह सकते हो आप उन्हें, वर्तमान में वो हर्ष बंगारी हैं। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% ऑनर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी जो है इसमें वो 100% है। और अगर आप इसके काम की बात करेंगे सर, ये ऑब्वियस है, इसका काम क्या होने वाला है? प्रमोशन करना, फाइनेंस करना, प्रमोशन करना इंटरनेशनल ट्रेड को। जो इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड है उसको प्रमोट करना, उसको फाइनेंस करना, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार को ही तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहते हो। तो उसको प्रमोट करना, उसको फाइनेंस करना, उसके लिए पैसा उपलब्ध कराना, ठीक है। और वो जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उसके अंदर, वो एक्सपोर्ट के लिए मार्केटिंग करना, एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल जाए इससे, एक्सपोर्ट के लिए मार्केटिंग करना, और साथ में याद रखना एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस भी करना। ये सारे के सारे काम करता है। इसको हमने एक्जिम बोला है। तो जो भी एक्सपोर्ट से रिलेट करता हो, इंपोर्ट से रिलेट करता हो, फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेट करने की बात हो, वो सारी की सारी एक्जिम में आ जाती है। बात क्लियर हो रही है तक? अच्छा, अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट में, जिसे एनएचबी कहा जाता है, नेशनल हाउसिंग बैंक, ये चौथा है याद रखिएगा, एआईएफआई, क्योंकि 5 ही हैं, इसके अलावा नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कि मैंने कम आपको बताए, कुछ बताने थे मुझे, नहीं, ओवरऑल 5 ही हैं, याद रखना। और ये नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो 9 जुलाई 1988 को बना है। और इसके लिए याद रखना एनएचबी एक्ट 1987 में लाया गया है। इसके लिए भी एक लाया गया है 1987 के अंदर, 1 साल पहले। मोस्टली अभी तक यही प्रोसेस चल रहा है सर हमारा एक्ट लाने के बारे में। अगर बात करें ये कैसी बॉडी होगी, तो सर क्योंकि इसका एक्ट आया है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी होगी और एक रेगुलेटरी बॉडी भी होगी। ये स्टैट्यूटरी भी होगी और रेगुलेटरी भी होगी। क्यों रेगुलेट करेगी? ये हाउसिंग बैंक जो है हाउसिंग सेक्टर को रेगुलेट करेगी। इसके जो प्रबंध निदेशक रहेंगे, जो एमडी रहेंगे, वो संजय शुक्ला बन चुके हैं। पहले सरदा कुमार होटा हुआ करते थे, लेकिन अब संजय शुक्ला के नाम से हैं वो इसके अध्यक्ष बन चुके हैं। अंशधारिता की बात करें तो इसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी जो है वो 100% है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसकी हिस्सेदारी 100% है इसके अंदर। और इसका काम क्या होगा, तो वो भी आप याद रख सकते हो भाई। इसका काम होगा स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, फाइनेंसिंग करना हाउसिंग सेक्टर में। यानी कि इसका काम क्या होगा? प्रमोट स्टेबिलिटी इन हाउसिंग सेक्टर। जो भी हमारे देश में हाउसिंग में आते हैं, घर के लिए आते हैं, हाउसिंग सेक्टर कहलाता है। उसके में स्टेबिलिटी लेकर आना, उसका डेवलपमेंट करना, फाइनेंस करना, ये सब इसी के लिए होगा। यानी ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन है सर हाउसिंग सेक्टर की। और यहां की जो प्रॉपर्टी वगैरह के रेट होते हैं उससे रिलेटेड रेजिडेक्स इंडेक्स प्रोवाइड करना, यानी जमीन से रिलेटेड, उसकी मूल्य से रिलेटेड कितनी महंगाई बढ़ रही है प्रॉपर्टी के रेट्स में, उसकी रिपोर्ट हमें प्रोवाइड करना, ये काम एनएचबी का रहेगा। इसे रेजिडेक्स कहते हैं। और नेशनल हाउसिंग बैंक हमारा एक एआईएफआई में आता है। एक लास्ट एआईएफआई है जिसका नाम है एनएबीएफआईडी, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, एनएबीएफआईडी के नाम से। और इसकी स्थापना डेट एग्जैक्टली डिफाइन नहीं है कहीं पर, लेकिन अप्रैल 2021 में हुई। और इसके लिए याद रखना एनएबीएफआईडी एक्ट 2021 में ही लाया गया। 2021 में ही एक्ट लाया गया और 2021 में ही इसको बनाया गया। और ऑब्वियस है कि एक ऐसी बॉडी हो गई सर, ये भी एक स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी बॉडी हो जाएगी। स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी बॉडी होगी ये
NABFID कहते हैं, स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी बॉडी होगी। इसका मुख्यालय जो होगा, माफ कीजिएगा इससे पहले वाला शायद यहां एक मुख्यालय वाली बात रह गई, यहां पर एक हेडक्वार्टर टर्म रह गई है, मैं वो देख लेता हूं भाई। तो इसका जो मुख्यालय NHB का रहेगा वो न्यू दिल्ली में रहेगा, इसका जो मुख्यालय रहेगा वो न्यू दिल्ली में रहेगा। लगभग सभी के मुख्यालय हमने देखे हैं, और इसका मुख्यालय जो NABFID है इसका मुंबई में होगा। इसके अध्यक्ष का नाम KV कामत है, KV कामत के नाम से इसके अध्यक्ष हैं, और ये भी 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अभी, लेकिन जल्द ही इसको चेंज किया जाएगा और गवर्नमेंट की हिस्सेदारी को मैक्सिमम 26% रखा जाएगा, लेकिन फिलहाल ये 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। अब इसका काम क्या होगा, नाम से क्लियर है सर, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चीजों को लोन एडवांस देना, उनको रिफाइनेंस करना, उनके लिए डेवलपमेंट करना, प्रमोशन करना, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी काम होंगे, ठीक है, लोन और एडवांस देना। एडवांस भी लोन का एक टर्म होती है जो शॉर्ट टर्म में यूज होती है, लोन एडवांस टू इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं उनको लोन और एडवांस प्रोवाइड करना, उनको आप कह सकते हो फाइनेंस करना, रीफाइनेंस करना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हमारे पास होंगे, इन सबको बोला जाएगा कि सर बेसिक तौर पर आप फाइनेंस करने को कह रहे हैं, यानी ये फाइनेंसिंग सेक्टर की एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। उसको फाइनेंस करना या रीफाइनेंस करना, यानी खुद का पैसा देना या गवर्नमेंट का पैसा लेकर उसको देना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, ये आपके पास होगा NABFID। तो ये जो 5 हमारे पास है, इन्हें ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कोई भी एग्जाम बैंकिंग का देने जा रहे हो तो ये 5 आपको पता होने चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही है। याद रखेंगे मैंने आपको बताई इंफॉर्मेशन कि अगर आप और बेहतर करना चाहते हैं अपनी तैयारी को, तो आप मेरे साथ इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।